तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात पे जिस वक्त पे हमको आपको मिलना होता है उसी वक्त पे एक बार फिर एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो कहानी है ये कहानी अपने आप में इतनी अलग है। आए दिन मर्डर होते हैं, आए दिन मर्डर की जांच होती है, क्रिमिनल पकड़ा जाता है, पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। जो भी सबूत लगते हैं उन सबूतों के हिसाब से, चश्मदीदों के हिसाब से, या फिर कोई कैमरा लगा हो तो कैमरे में अगर कातिल कैप्चर हो जाता है, उसकी तस्वीर आ जाती है, तो उस हिसाब से भी उस कैमरे की मदद से भी पुलिस मामले को सुलझा लेती है। अमूमन किसी न किसी मामले में कोई ना कोई गवाही भी मिल जाता है, कोई चश्मदीद मिल जाता है या फिर कोई संदिग्ध मिल जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी में ना कोई संदिग्ध होता है, ना किसी पे कोई शक जाता है, ना कहीं कोई कैमरा होता है, ना कोई सुराग हाथ लगता है, ना कोई सबूत हाथ लगता है, ना ही किसी ने कातिल को देखा था, ना ही जिसका कत्ल हुआ था उसे किसी ने देखा था। इसके बाद भी पुलिस जांच पड़ताल करती है और अपने तरीके से अपने जहन दिमागता का प्रयोग जब करती है तो ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था, ना कोई चीज़ थी। इसके बावजूद भी पुलिस महज एक सिगरेट के पैकेट से और उसकी गिरी हुई राख से ही कातिल, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा था, उस कातिल को पकड़ लेती है। तो ये कहानी इन्वेस्टिगेशन में, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, इसका एक ऐसा नायाब नमूना है कि ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपके लिए एक अपडेट। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक एम्बेसी है। हर जगह, हर देश की एम्बेसी होती है जहाँ पे उस देश के राजदूत रहते हैं। तो पाकिस्तान की एक एम्बेसी को पाकिस्तानी गवर्नमेंट नीलाम करवा रही है। नीलाम करवाने के बाद उसमें भारत भी बोली लगा रहा है और लगभग $5 मिलियन पे ये बोली जाके रुकी है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो पाकिस्तान की इस एम्बेसी को भारत खरीद लेगा। और ये एम्बेसी कहीं और नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये एम्बेसी अमेरिका में है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप में भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है कि किसी दूसरे देश की एम्बेसी को खरीदना, नीलामी में बोली लगाना, खासकर जिस देश से हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हों। आए दिन उससे झड़पें होती हैं, आए दिन जगह जगह वाद विवाद होता है। तो एक राजनीतिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है अगर ऐसा कुछ होता है तो। बहरहाल इस मामले में जो अपडेट होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त साल 1964। 16 अगस्त को एक ट्रेन जो मद्रास से चल रही थी, आगे कहीं उसे जाना था, मद्रास बॉम्बे मेल, ये ट्रेन अपने निश्चित समय से अपने स्टेशन से छूटती है। छूटने के बाद तमाम स्टेशनों को कवर करती है, जहाँ जहाँ उसे रुकना था रुकती है। रुकने के बाद मुंबई पहुँचती है, दादर पहुँचती है, दादर स्टेशन पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद वहाँ से फिर से रवाना होती है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है तो इसी ट्रेन में जो फर्स्ट ईयर था, जो प्रथम श्रेणी की कोच लगा हुआ था, उसी कोच का जो अटेंडर था, सबसे खाना पूछने के लिए कि किसी को लंच में क्या चाहिए या फिर किसी को चाय पानी चाहिए। चूँकि वीआईपी कोच था, सारी सुविधाएं उसमें लैस थी। एक अटेंडर आता था, खाना वगैरह पूछता था, जिसका जो ऑर्डर होता था उसको लेके जाता था। ये चीज़ पूछने के लिए वो अटेंडर ट्रेन में सारी कॉकपिट्स को खुलवाता है। खुलवाने के बाद सबसे उनको ऑर्डर पूछता है कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कुछ लोग दरवाज़ा खोलते हैं, कुछ लोग नहीं खोलते हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए होता अंदर से बोल देते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। अटेंडर बारी बारी से सबके ऑर्डर नोट करता है और लास्ट में एक कॉकपिट के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद दरवाज़ा नॉक करता है कि आपका ऑर्डर क्या है, आप लंच में क्या लेंगे। अब ये बात जब वो करता है, करने के बाद कुछ देर तक वेट करता है, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। दोबारा खटखटाता है, उसे लगता है शायद सो गए होंगे। लेकिन जैसे दोबारा थोड़ा ताकत से खटखटाने की कोशिश करता है तो जो कॉकपिट का दरवाज़ा था वो अंदर की ओर खुल जाता है। दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है। खुलने के बाद जो अटेंडर था वो अंदर देखता है तो अंदर न कोई आदमी था, न कोई यात्रा करने वाला था। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, सीट रिजर्व थी। अब ये बात अटेंडर देखता है। देखने के बाद थोड़ा हैरान होता है कि जो पैसेंजर है, जो यात्री है, आखिर वो गया तो गया कहाँ। थोड़ी देर तक वेट करता है, इंतज़ार करता है। इंतज़ार करके सोचता है कि शायद वॉशरूम वगैरह गए होंगे तो आ जाएंगे। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब उसे लगता है कि कोई नहीं आएगा और वो पलट के जाने लगता है, तभी उसकी निगाह
सीट के नीचे, जो सीट पैसेंजर के लिए बनी थी उसके नीचे एक किसी संदिग्ध चीज़ पे जाती है। वो चीज़ उसे थोड़ा अजीब लगती है। उसके बाद उसको करीब से जाके देखने की कोशिश करता है और जैसे ही देखता है तुरंत ही घबरा के पीछे हट के भाग जाता है। पीछे हटता है, पीछे हटने के बाद उसके मुंह से अचानक से चीख निकल जाती है। अब ये चीख बाकी जो यात्री थे, पैसेंजर थे, जब वो सुनते हैं तो सुनने के बाद फ़ौरन आते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। और सारे यात्री जब देखते हैं तो देखने के बाद किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि जो चीज़ थी उस चीज़ को अपने हाथों से छू ले या फिर कुछ कह ले। सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं, कानाफूसी होती रहती है। तभी इसी बीच एक आदमी हिम्मत करता है। हिम्मत करने के बाद उस चीज़ को बाहर खींचता है तो चीज़ कोई और नहीं, एक लड़की की लाश थी। अब ये लोग एक लाश को, पता नहीं ये जिंदा है या मरी पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। और दरअसल जो शुरुआत में दिखाई दे रहा था उस लड़की का हाथ था। मुंह से झाग निकल रहा है। सारे लोग घबराते हैं। घबराने के बाद फ़ौरन चैन पुलिंग की जाती है। ट्रेन वहीं रुकती है। रुकने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, एम्बुलेंस को सूचना दी जाती है। सबसे पहले एम्बुलेंस पहुंचती है। एम्बुलेंस पहुंच के उस लड़की को एम्बुलेंस में लाती फानती है। लादने के बाद हॉस्पिटल लेके जाती है। उसके बाद फ़ौरन पुलिस आती है, मामले की छानबीन में जुटती है। सबसे पहले उस पूरे कोच को ट्रेन से आइसोलेट किया जाता है। सारे यात्री जो भी उस ट्रेन में थे उनसे पूछताछ की जाती है कि ये लड़की कौन है, किसकी रिलेटिव है, किसके साथ आई थी, कहाँ चढ़ी थी। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि उस लड़की का जानने वाला उस पूरी ट्रेन में कोई नहीं था। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल जाती है। एक टीम बाकायदा उस कोच पे रिसर्च करती है कि शायद कुछ संदिग्ध मिल जाए। छानबीन करती है कि कुछ अगर इस लड़की का कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता, कोई कागज़ मिल जाता या फिर कोई सामान मिल जाता तो शायद इस लड़की के बारे में पता कर लिया जाता ये लड़की कौन है। उसके बाद इस लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें फिर बात की बात है। लेकिन सबसे पहले ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, इसी सवाल का जवाब पुलिस को खोजना था। पुलिस वाले फिर से कोच में आते हैं। आने के बाद उस बॉक्स को, उस कॉकपिट को फिर से खोलते हैं। खोलने के बाद अंदर बारीकी से चेक करते हैं कि अगर कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ मिल जाए तो मामला सुलझाना आसान हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले घंटों उस कोच में जांच पड़ताल करते हैं, उस कॉकपिट में जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन घंटों जांच पड़ताल में उस लड़की की एक आलपिन तक नहीं मिलती। अब पुलिस वाले एक तरह से घबराते हैं, चौंकते हैं। एक मामला, बाकायदे एक वीआईपी कोच में एक लड़की की लाश मिली है, मामला हाई प्रोफाइल होने वाला है। ये लड़की ही कौन है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया, तो कातिल कौन है ये तो ढूंढना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होगा। पुलिस वाले पूरे कॉकपिट को बारीकी से छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद खिड़की के कोने पे एक पुलिस वाले की निगाह जाकर ठहर जाती है। दरअसल इस खिड़की के कोने पे थोड़ा सा सिगरेट का राख गिरा हुआ था और एक बॉक्स, एक सिगरेट कंपनी जिसका नाम था सीजर्स ब्रांड, सीजर्स ब्रांड का सिगरेट का डिब्बा पड़ा हुआ था, वहीं पे राख पड़ी हुई थी। इसके बाद फ़ौरन पुलिस की टीम हॉस्पिटल जाती है लड़की की जांच पड़ताल करने के लिए कि लड़की के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर से पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इस लड़की के हाथ पे किसी इंसान का बाल था और इसके हाथ में एक पी नाम की अंगूठी थी। लड़की को जहर दिया गया था और इस जहर की वजह से कई घंटे पहले इस लड़की की मौत हो चुकी थी। पुलिस वाले कभी उस कोच में सारे लोगों से पूछताछ करते, कभी उस पी नाम से किसी को मैच कराने की कोशिश करते। कई दिनों तक प्रयास करते हैं। सारे पैसेंजरों का नंबर नोट किया जाता है, उनका एड्रेस नोट किया जाता है, बारी बारी से जिस पे शक था उससे पूछा जाता है। इस अटेंडर से बार बार पूछा जाता है कि ये लड़की कौन है, इसके साथ कोई और था। लड़का जो अटेंडर था वो कहता है कि इसके साथ एक आदमी था। ये आदमी कहाँ गया, कैसे गया, कब उतर गया, किसी को कुछ पता नहीं। बाकी जो साथ के लोग थे उनको भी कुछ पता नहीं। पुलिस वालों को लगता है कि अगर इस आदमी का पता चल जाए कि ये आदमी कौन है और ये लड़की कौन है तो शायद कातिल को ढूंढना आसान होगा। पुलिस वाले सारे तार जोड़ते रहते हैं, एक एक कड़ी दर कड़ी छानबीन करते हैं, लेकिन ना कहीं से कोई सुराग मिल रहा था, ना कहीं से कोई सबूत मिल रहा था। पुलिस वाले स्टेशन पे जाते हैं। स्टेशन पे जाने के बाद किस नाम से ये टिकट बुक थी इस बात का पता करते हैं
तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो लड़की का नाम था वो लक्ष्मी कंडास्वामी, और जो साथ का यात्री था जिसके नाम पे दूसरा टिकट बुक था उसका नाम था के कंडास्वामी। पुलिस वाले फिर चक्कर में पड़ते हैं कि लड़की की अंगूठी पे पी लिखा हुआ है, लड़की का नाम लक्ष्मी है, सरनेम के से है, उसके साथ का जो यात्री था उसका नाम भी के से है, उसका सरनेम भी के से है, तो ये आखिर पी का चक्कर क्या है। पुलिस वाले अब इन दोनों का रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश करते हैं कि शायद कहीं से कोई जानकारी इन दोनों के बारे में मिल जाए कि इन दोनों का एड्रेस क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो शायद ये मामला सुलझ सकता है। पुलिस वाले बड़ी उम्मीद से जाते हैं, जाने के बाद इन दोनों का एड्रेस निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही एड्रेस निकलवाते हैं तो पुलिस वालों के हाथ फिर से निराशा लगती है। दरअसल इन दोनों का जो टिकट था किसी फर्जी आईडी पे लिया गया था, यानी ना तो इस लड़की का नाम लक्ष्मी था, ना ही उस आदमी का नाम के कंडास्वामी था। यानी ये लड़की कौन थी, वो लड़का कौन था इसके साथ का, ये दोनों अभी भी एक रहस्य है। अब 1964 की ये बात है, ना किसी रेलवे स्टेशन पे कोई कैमरा लगा हुआ था, ना ही उस टाइम इतनी ज़्यादा संचार प्रणाली विकसित थी कि किसी के बारे में व्हाट्सएप पे भेज दिया जाए, पूछताछ कर ली जाए। आज का टाइम थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसलिए भी ये केस जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी इसलिए भी अपने आप में बड़ी यूनिक है, चूँकि जिस टाइम कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ना सीसीटीवी कैमरा था, ना कहीं कोई सबूत था, ना कोई सुराग था, इसके बाद भी पुलिस कैसे कातिल को पकड़ती, ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो पुलिस वाले जब कोई नाम, कोई एड्रेस, कोई लोकेशन न लड़की की पाते हैं, ना उस लड़के की पाते हैं, तो पुलिस वाले हॉस्पिटल फिर से जाते हैं। जाने के बाद इस लड़की की तस्वीर को अलग अलग पेपरों में, अलग अलग जगहों पे, चाहे वो पेपर मद्रास का था, मद्रास से बॉम्बे तक, चाहे जिस जगह पे ये ट्रेन रुक रही थी, जहाँ जहाँ स्टॉप था, जहाँ से कोई चढ़ सकता था, इन सारी जगहों पे जाते हैं। जाने के बाद अखबारों में इश्तिहार देते हैं। इश्तिहार कई दिनों तक चलता है और 5-6 दिन बीतने के बाद तमिलनाडु के सालेम ज़िले से एक खत आता है मुंबई पुलिस के पास। खत एक डॉक्टर ने लिखा था और डॉक्टर ने बताया था कि साहब आपने जो तस्वीर लिखी थी, जो तस्वीर की सूचना आपने दी थी, इस तस्वीर से मिलती जुलती एक लड़की शायद मेरे गांव की है, जिसका नाम पपल है। अब लड़की का नाम जैसे ही पपल आता है, पुलिस वालों के मन में एक उम्मीद जगती कि शायद अंगूठी पे भी पी लिखा था, और इस लड़की का नाम जो डॉक्टर बता रहा है वो नाम भी पी से है, तो शायद ये लड़की वही हो सकती है। इसी उम्मीद में मुंबई पुलिस मुंबई से तमिलनाडु के लिए ट्रेन की टिकट बुक करती है, तमिलनाडु पहुंचती है, सालेम ज़िले जाती है, ज़िले जाने के बाद उस गांव में जाती है। जाने के बाद उस लड़की की माँ से मिलती है। बाप था नहीं, माँ विधवा थी। माँ से उस लड़की के बारे में पूछती है तो माँ कहती है कि मेरी लड़की का नाम तो पपल है। बाकायदा तस्वीर वगैरह मैच कराई जाती है। पुलिस फिर माँ के साथ मुंबई आती है, बॉडी सुपुर्द करती है। सुपुर्द करने के बाद जब कहानी पूछती है तो माँ कहानी बताती है कि मेरी लड़की का नाम पपल है, पपल की कुछ टाइम पहले शादी हो चुकी है। पपल ससुराल में डाउरी को लेके, बाकी चीज़ों के लिए बार बार प्रताड़ित की जा रही थी, लिहाजा पति से ज़्यादा दिन बना नहीं। पपल सारी चीज़ को छोड़ के फिर से मायके आ जाती है। आने के बाद साहब हमें लोग के साथ रह रही है, बाकी तो किसी से कोई रंजिश, किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। ये मुंबई भी कैसे आई ये भी मुझे नहीं पता, ये कहाँ जा रही थी ये भी नहीं पता। घर से एक सरपंच के साथ, और ये सरपंच मेरे गांव का ही सरपंच है। दरअसल सरपंच, चूँकि मेरी बेटी का मुकदमा चल रहा है उसके पति के खिलाफ डाउरी को लेके, तो सरपंच आए दिन मेरी बेटी को लेके जाता था। जाने के बाद एक वकील से मिलता था, और मुझे लगता है कि इसी सरपंच के साथ ये गई होगी, और मेरी बेटी के साथ इसी सरपंच ने ऐसा कुछ किया जिससे मेरी बेटी की जान गई। पुलिस वालों को लगता है कि चलो मामला पानी की तरह साफ है। लड़की सरपंच के साथ गई, सरपंच ने उसको जहर दे के मार दिया। बाकी जो होगा अब शायद सारी जानकारी सरपंच देगा। पुलिस की टीम फिर से तमिलनाडु आती है। आने के बाद सालेम जिला जाती है। जाने के बाद जैसे ही उस सरपंच के सामने पहुंचती है तो पुलिस की जो सारे सबूत थे उस सरपंच के खिलाफ, जो भी शक था, जो भी बातें लग रही थी कि शायद ये सरपंच ही दोषी होगा, कोई और नहीं हो सकता, उस सरपंच को देखते ही, उसके बारे में थोड़ी सी छानबीन करते ही सारी चीज़ें धुएं की तरह उड़ गई। दरअसल जो सरपंच था वो तो सिगरेट पीता ही नहीं था, और ना ही वो सरपंच उस दिन उस लड़की के साथ था। अब पुलिस वाले फिर से चौंकते हैं कि अगर सरपंच के साथ गई थी तो सरपंच तो सिगरेट पीता ही नहीं, अगर सरपंच कातिल है
तो उस ट्रेन में उस सिगरेट का पैकेट किसने फेंका? पुलिस वाले फिर से सरपंच को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद कुछ देर तक वहीं बैठते हैं तमिलनाडु में, और बैठ के अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। पुलिस वाले काफ़ी देर तक आपस में बात करते हैं, और इसी बीच एक पुलिस वाला आइडिया देता है कि साहब, अगर हम आपस में टीम में बट जाएं और बटने के बाद गांव में जितने भी सिगरेट पीते हैं, आसपास के जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, उनसे मिलें, और इस सिगरेट में भी जो सीजर्स ब्रांड का सिगरेट पीते हैं, अगर उनसे मिलें तो शायद इस मामले का खुलासा हो सकता है। पुलिस वाले अलग अलग टीम में बंटते हैं। चूँकि उस टाइम पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारे देश की इतनी ज़्यादा थी नहीं। अलग अलग टीम में बंटने के बाद जितने भी स्मोकर थे सबके बारे में पता करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फिर जीरो इन करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सीजर्स ब्रांड पीता है। तो पुलिस वालों का संजोग देखिए कि उस पूरे इलाके में बस एक इंसान था जो सीजर्स ब्रांड का सिगरेट पीता था, और इंसान का नाम था पलानी स्वामी। पुलिस वाले पलानी स्वामी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके मुंबई लेके आते हैं, और मुंबई ले आने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं, थोड़ी देर तक वो घुमाता है। घुमाने के बाद जब उसकी परेड करवाई जाती है, इस जो अटेंडर था ट्रेन का, उसके सामने जब परेड करवाई जाती है, तो परेड में अटेंडर पहचान जाता है और कहता है कि हाँ साहब, यही इंसान था जो उस लड़की के साथ था। लिहाजा पलानी स्वामी को कुछ छुपाने के लिए बचा नहीं था। पलानी स्वामी कुछ देर तक घुमाया जरूर, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका जो भांडा है वो फूट चुका है। अब सच्चाई कबूलने में ही भलाई है, चूँकि पुलिस अब थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद पलानी स्वामी टूटता है। टूटने के बाद जब बोलना शुरू करता है, और पुलिस जब उससे उसकी कहानी पूछती है, तो पलानी स्वामी बताता है कि जो पपल है, पपल की शादी भले ही हो गई थी, लेकिन पपल का मुझसे अफेयर था। पपल मुझसे प्यार करती थी। पपल के अच्छे खासे शौक थे। पति वो शौक पूरा नहीं कर पा रहा था, लिहाजा ये मुझसे जुड़ती है। जुड़ने के बाद बातचीत शुरू होती है, रिश्ता बनता है, और मेरी ही वजह से इसके पति से झगड़ा आए दिन होता, आए दिन तलाक होता। कायदे से पति ने तो कभी दहेज मांगा ही नहीं, बल्कि ये खुद अपने पति को लूटने के लिए बार बार पैसे की डिमांड करती। हर बार कहती कि मुझे ये चाहिए, महंगे ड्रेसेस चाहिए, महंगी ज्वेलरी चाहिए। पति बेचारा ला नहीं पाता। उसके बाद उसको छोड़ती है, छोड़ के मायके आ जाती है। अब इधर पलानी भी पपल का ख्याल रखता। पैसे, डिमांड, ज्वेलरी, जो कुछ होता पलानी सारी चीज़ें पूरा करता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो पलानी है, कहीं से कर्जा लेता है। कर्जा लेने के बाद कहीं पैसा लगाता है, पैसा डूब जाता है। पलानी एकदम बेचारा कर्जे में दब जाता है। कर्जे में दबता है तो उसे याद आता है कि पपल की मैंने इतनी मदद की, तो पपल को भी कायदे से मेरी मदद करनी चाहिए। इसी मदद की उम्मीद से ये पपल के पास जाता है, पपल से मदद मांगता है। पपल से जैसे ही मदद मांगता है, पपल सीधा सीधा मना करती है और कहती है कि तुम्हारा मामला तुम जानो, मैं तुम्हारी किसी भी मामले में मदद नहीं कर सकती। अब ये बात जब पलानी सुनता है तो दोहरी नाव पे खड़ा होता है। एक तरफ एक लड़की के पीछे इसने न जाने कितने रुपए उड़ा दिए, उसका ऐसा खामियाजा इसे मिला, और दूसरी तरफ इसे कर्ज भी चुकाना था। लिहाजा पपल के खिलाफ पलानी कुछ प्लान बनाता है। प्लान की भनक किसी को लगने नहीं देता। पपल से कहता है कि चलो मुंबई घुमाते हैं। पपल भी तैयार हो जाती है, घर पे किसी को बताती नहीं। उसके बाद जो पलानी है बाकायदा अपनी फर्जी आईडी तैयार करवाता है, अपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है। उसी डॉक्यूमेंट पे 2 टिकट बुक करवाता है, 2 अलग अलग नाम पे, और उसी टिकट के साथ बाकायदे मद्रास बॉम्बे मेल में सवार होता है। सवार होने के बाद इंतज़ार करता है, और जैसे ही टिकट चेक हो जाता है, टीटी आता है, टिकट चेक करता है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद जब देख लेता है कि अब कॉकपिट में शांति है, तो एक पानी की बोतल निकालता है, उसमें जहर घोलता है। उस जहर को बाकायदा पिलाता है पपल को। उसके बाद फिर कॉकपिट को अंदर से लॉक करता है। लॉक करने के बाद पपल का गला घोटने की कोशिश करता है। कुछ टाइम तक पपल के अंदर थोड़ी सी चेतना बाकी थी। पपल उससे लड़ती है, अपना बीच बचाव करती है, और उसी बीच बचाव में इसके कुछ बाल पपल के हाथों में रह जाते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे जहर का असर होता है, पपल शांत हो जाती है। पपल का गला ये दबा के उसकी हत्या कर देता है। इधर जहर ने भी अपना काम कर दिया था। सारे सामान को ये खिड़की से फेंक देता है, अलग अलग दरवाजों से फेंकता है, और जितने भी गहने थे
जो कुछ सोना पैसा इसने पहना था पपल ने, चूँकि शौकीन थी, ज्वेलरी वगैरह अपने साथ लेके पहन के चलती थी, तो सारे सोनों को, सारे गहनों को, सारी ज्वेलरी को अपने पास रखता है। उसके बाद दादर स्टेशन पे ही उतर जाता है। पलानी को लगता है कि ये ट्रेन कहीं आखिरी छोर पे जाएगी, जाने के बाद फिर कहीं से कोच की जब सफाई होगी तब जाके किसी लड़की की लाश निकलेगी। लड़की की ना कोई डिटेल है, ना कोई जानने वाला है, और कैमरे वगैरह का कोई ज़माना था नहीं, तो कौन इसके साथ था, कैसे था, इस बात की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी। और लास्ट में जो पलानी है वो बच जाएगा। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से काम किया, महज एक सिगरेट के धुएं से ही इस पूरे मामले को सुलझाया। सुलझाने के बाद पूरी छानबीन की और अंत में उसी सीजर्स ब्रांड के डिब्बे की वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे इस कातिल को पकड़ा। तो ऐसी कहानी, ऐसी मिसाल शायद ही कहीं मिलती है, क्योंकि अगर पुलिस कुछ भी ना करती तब भी इस लाश के बारे में कोई पूछने वाला नहीं था। हॉस्पिटल में लाश पड़ी रहती, उसके बाद एक आध हफ्तों बाद उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार होना होता, हो जाता, नहीं होता तो भी कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने अपने फर्ज को निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई, बाकायदा सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके उस कातिल को पकड़ा। और ऐसी नज़ीर, ऐसी मिसाल हमारे देश में बहुत कम मिलती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो बस इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कोई कमी अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ सुझाव दीजिएगा। प्रयास करूँगा कि सुधार करूँ, आए दिन कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।